संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसीलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 600 देशी रियासतों का एकीकरण करके जो एकता स्थापित की, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष जीवित रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष तक जीवित रहे। उसके बाद उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, इसके बावजूद वे अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, फिर भी वो लास्ट टाइम तक, अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहते। दिल के दौरे के कारण 15 दिसंबर सन 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया। यानी दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ और 15 दिसंबर सन 1950 को मुंबई में उनका निधन हो गया। मृत्यु होती है वो साधारण मृत्यु, किसी साधारण इंसान की, लेकिन निधन जो शब्द है एक विशेष व्यक्ति का जब प्राणांत होता है तो उसे निधन कहते हैं। कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन को ही सब कुछ मानना सरदार पटेल का मूल मंत्र था। यानी कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत कठोर, तो सब कुछ मानना ही सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया। यानी 75वें जन्म दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया और संदेश में कहा, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। उत्पादन बढ़ाइए, यानी तरह तरह की फसलों का उत्पादन बढ़ाइए। फैक्ट्रियों में तरह तरह के माल का उत्पादन बढ़ाइए। उत्पादन बढ़ाओ और अपव्यय बिल्कुल न करो। खर्च घटाओ, अपव्यय बिल्कुल न करो। यानी अपव्यय कहते हैं फिजूल खर्ची। अपव्यय फिजूल खर्ची, यानी जहाँ ज़रूरत है वहाँ खर्च करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर खर्च बिल्कुल मत करो। ऐसा उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। थैंक्स। 9 खुशी लुटाते हैं त्योहार, ये पोएम रेसिटेशन। उपहारों की खुशबू लेकर जब जब आ जाते त्योहार, त्योहारों का आना जैसे टप 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 माँ का प्यार। लेकिन सोचा तो यह जाना सभी मनाते हैं त्योहार। सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी से त्योहार। जब लहलाती हैं फसलें तो खेत मनाते हैं त्योहार। जब लद जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। पानी से भर जाती हैं तब नदियों का होता त्योहार। ठंड में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता त्योहार। जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं जंगल का होता त्योहार। और अगर मन अडिग रहे तो पर्वत का होता त्योहार। अगर न दुर्घटना हो कोई सड़क मनाती तब त्योहार। मार काट न चोरी हो तो शहर मनाता है त्योहार। दिल सदा खोल खुशी लुटाते कोई हो सब पर त्योहार। खिलखिल हंसते खुशियाँ आते लेकिन लगते कम त्योहार। अगर बीज इनके भी होते खूब उगाते हम त्योहार।
खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते बांध कतार। खुशबू लेकर जब जब आ जाते त्योहार। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि उपहारों की यानी भेंट, तरह तरह के पुरस्कारों की, तरह तरह की भेंट जो त्योहारों पर हमें मिलती है, उसको खुशबू लेकर के त्योहार हमारे यहाँ दस्तक देते हैं। त्योहार हमें जागृत करते हैं कि देखिए आपके लिए बहुत सारी भेंटें, बहुत सारे उपहार आपको मिलने वाले हैं। त्योहारों का आना जैसे टप 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 माँ का प्यार। त्योहारों का आना तो इस तरह से महसूस होता है, इस तरह से हम फील करते हैं, इस तरह से महसूस करते हैं जैसे माँ का प्यार। लेकिन सोचा तो यह जाना सभी मनाते हैं त्योहार, लेकिन हमने सोचा, लेखक कह रहा है, तो ये जाना इस बात को हमें ज्ञात हुआ, ये बात ज्ञात हुई कि सभी लोग त्योहार मनाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो त्योहार नहीं मनाता हो, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो त्योहार को न मनाता हो। सबको ही प्यारे लगते हैं माँ की गोदी से त्योहार। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को अपने आंचल में लेकर के उसे दुलार करती है, प्यार करती है, उसी तरह से त्योहार भी हमें अपनी गोद में लेकर माँ के समान स्नेह या प्यार देते हैं। जब लहलाती हैं फसलें तो खेत मनाते हैं। जब खेतों में फसलें, हरी भरी फसलें लहलहाती हैं, हरियाली दिखाई देती है, तो खेत भी उस हरियाली को महसूस करते हुए त्योहारों का आगमन जैसा महसूस होता है उन्हें, और त्योहार को मनाते हैं। जब लद जाते फूल फलों से पेड़ मनाते हैं त्योहार। जब पेड़ फूल और फलों से लद जाते हैं, फूल और फलों से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो निश्चित ही उस टाइम पर वो भी अपना त्योहार मनाते हैं। वो भी महसूस करते हैं कि हम संपन्न हैं, सब कुछ हमारे पास है, और उस संपन्नता को त्योहार के रूप में मान्यता देते हैं। पानी से भर जाती हैं तब नदियों का होता त्योहार। जब नदियां पानी से परिपूर्ण हो जाती, भर जाती, तो निश्चित ही नदियां पानी से भरने के बाद अपने आप को त्योहार सा महसूस करती, ये मानती हैं कि हमारा भी त्योहार आ गया, ऐसा महसूस करती। ठंडों में मीठी धूप खिले तो सूरज का होता त्योहार। जाड़ों के समय, ठंड के समय, जब विंटर सीजन होता है उस टाइम पर जब धूप निकल आती है तो सूरज महसूस करता है कि हमारा त्योहार आ गया है, और हम त्योहार मनाते हैं। सूरज भी अपना त्योहार मनाता है जब जाड़ों के समय पर वो धूप जो हर व्यक्ति को सुकून देने वाली होती है, राहत पहुंचाने वाली होती है, वो धूप जब निकलती है, लोगों को राहत मिलती है, तो सूरज भी महसूस करता है कि हमारा त्योहार मनो आ गया। जिस दिन पेड़ नहीं कटते हैं जंगल का होता त्योहार। जिस दिन पेड़ नहीं कटते, कोई पेड़ जंगल में नहीं काटा जाता है, किसी भी स्थान पर किसी पेड़ को नहीं काटा जाता है, तो निश्चित ही जंगल भी ये महसूस करता है, ये सोचता है, ये विचार करता है कि आज तो इतना खुशी का दिन है कि हमारा मानो त्योहार आ गया हो। हमारा ऐसा मालूम पड़ता है कि हमें एक खुशी मनानी चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए। और अगर मन अडिग रहे तो पर्वत का होता त्योहार। अगर मन पर्वत का अडिग रहे, अडिग अपने स्थान से न हिलने वाला, यानी स्थिर रहने वाला, तटस्थ रहने वाला हो, अगर पर्वत कहीं से किसी तरह से न खिसके, न हटे, पर्वत की जो चोटियां हैं अपने स्थान पर स्थिर रहें, तटस्थ रहें, निश्चित ही पर्वत भी उस टाइम पर अपना त्योहार मनाता है। उसे पर्वत त्योहार की संज्ञा देता है कि देखिए आज हमारी कोई भी पर्वत श्रृंखला, कोई भी पर्वत का कोई भी खंड कहीं से नहीं
विचलित हुआ, नहीं हटा, तटस्थ हैं हम सभी, तो उस टाइम पर वो त्योहार मनाता है। अगर न दुर्घटना हो कोई सड़क मनाती तब त्योहार, अगर सड़क पर किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न हो तो निश्चित ही उस समय सड़क अपने त्योहार के रूप में मानती है, त्योहार के रूप में जानती है, समझती है कि देखिए आज हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, और एक्सीडेंट न होने पर सड़क समझती है कि आज महसूस हो रहा है हम बहुत खुश हैं, और खुश होने की वजह से हम त्योहार मनाते हैं। उनका भी त्योहार इस समय होता है। मार काट न चोरी हो तो शहर मनाता है त्योहार, किसी तरह की मार काट, किसी तरह की चोरी चकारी अगर न हो शहर में तो निश्चित ही शहर भी उस टाइम उस समय त्योहार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। दिल सदा खोल खुशी लुटा दे कोई हो सब पर त्योहार, दिल खोल कर सभी के लिए खुशियां बांटते हैं, खुशियां लुटाते हैं, खुशियां देते हैं, खुशियां न्यौछावर करते हैं। कोई हो सब पर त्योहार, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से खुशियां देते हैं। सूरज सभी को समान रूप से धूप देता है, पृथ्वी सभी को समान रूप से आश्रय देती है, आकाश सभी को समान रूप से छाया देता है, सभी को ऊपर उसका आश्रय है। तो इस तरह से वो सभी को खुशियां बांटते हैं। खिल खिल हंसते खुशियां लाते, खिलखिला कर हंसते हैं और सभी को खुशियां देते हैं, सभी को खुशियां बांटते हैं। लेकिन लगते कम त्योहार, फिर भी लेखक कह रहा है इतने सारे त्योहार हैं, इस तरह से सभी सड़क हो, नदी हो, फसलें हो, सूरज हो, ये सभी अपनी अपनी खुशियां, अपने अपने त्योहार इस तरह से अपने आप अपने तरीके से मनाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि त्योहार संख्या में कम। अगर बीज इनके भी होते खूब उगाते हम त्योहार, लेखक व्यंग कर रहा है, लेखक कह रहा है अगर इन त्योहारों के भी बीज होते, यानी बीज जो नया त्योहार या नया पौधा या नई पौधे के रूप में जो निकलने वाली जो अंकुरण है वो अगर होता है इनका, तो निश्चित ही हम त्योहारों का और रोपण करते और लगाते और बहुत सारे त्योहार उससे प्रस्फुटित होते। खुश होकर तब उड़ते जैसे पंछी उड़ते वानिकदार, यानी खुश होकर हम इस तरह से आकाश में उड़ते जिस तरह से पक्षी कतार या लाइन से क्रमबद्ध तरीके से उड़ते हैं, उस तरह से हम भी संसार में अपने उड़ते और सभी को खुशियां बांटते हुए जाते। थैंक्स। सब्जेक्ट इन लिटरेचर पार्ट 10 केरल। भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, यानी इसकी जो दिशाएं हैं, इसकी जो लोकेशन है वो बता रहा है लेखक कि भारत की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है, जिसे केरल की संज्ञा दी गई है। केरल भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य है, सबसे साफ और सुथरा राज्य है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ 100% साक्षरता दर है, यानी साक्षरता यहाँ की 100% है, यानी 100% है। साक्षरता क्या होती है? साक्षरता यानी जो व्यक्ति लिखना, पढ़ना
और पैसों का लेन देन करना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। साक्षरता और शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। साक्षरता जो व्यक्ति लिखना पढ़ना थोड़ा समझना और पैसे को गिनना काउंट करना देना लेना जानता है उसे साक्षर कहा जाता है। और शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। बेहतरीन कानून व्यवस्था और विश्व की सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाओं में से एक है। बेहतरीन कानून की व्यवस्था, कानून की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कानून की दृष्टिकोण से यहाँ कानूनों का सख्ती से पालन किया जाता है और लोग कानून का आदर करते हैं, कानून कभी नहीं तोड़ते। और विश्व की सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं यानी चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं वो भी बेहतरीन है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हैं। यहाँ सबसे कम मृत्यु दर है, यानी रोग से मरने वाले लोगों की मृत्यु दर किसी भी तरह से मरने वाले लोगों को वहाँ की मृत्यु दर बहुत कम है। हिंदू ईसाई मुस्लिम सभी धर्मावलंबी यहाँ बसते हैं। हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी धर्मों के लोग यहाँ प्रेम से रहते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है, यानी केरल की भाषा मलयालम है। केरल को अगर लैंग्वेज से मिलाते हैं तो मलयालम। अपनी संस्कृति और भाषा वैशिष्ट के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में से केरल प्रमुख स्थान रखता है। अपनी संस्कृति वहाँ की कल्चर जो कैसी है और भाषा वैशिष्ट यानी भाषा की विशेषता के कारण पहचाने जाने वाले भारत के दक्षिण में स्थित 4 राज्यों में केरल प्रमुख स्थान रखता है। दक्षिण क्षेत्र में जो 4 राज्य हैं उनमें सबसे प्रमुख स्थान रखता है। इसके प्रमुख पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक इसके पड़ोसी राज्य हैं। एंड केरल के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए तो केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। जलवायु भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में गर्म मौसम है। भूमध्य रेखा से 8 डिग्री की दूरी पर होने के कारण यहाँ पर मौसम हमेशा गर्म रहता है। लेकिन वन पेड़ पौधे एवं वर्षा की अधिकता के कारण मौसम समशीतोष्ण रहता है। समशीतोष्ण मीन्स समान रूप से ठंडा और गर्म। समान रूप से ठंडा और समशीतोष्ण रहता है। केरल की जलवायु की विशेषता है शीतल मंद हवा और गर्म मौसम। केरल की जलवायु में ये चीजें पाई जाती हैं। शीतल मंद धीरे बहने वाली हवा, मंद में धीरे बहने वाली हवा और भारी वर्षा होती है। प्रत्येक वर्ष करीब 120 से लेकर 140 दिन वर्षा होती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 120 दिन से लेकर 140 दिन की मध्य वर्षा होती है। यानी इसका रेशियो है 120 से लेकर के 140 दिन तक यह वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा से बाढ़ आती है। जब वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ की नदियाँ उफान लेंगी और निश्चित ही बाढ़ों का माहौल बनता है और जनधन की भी हानि होती है। दूसरी ओर ऐसी वर्षा के कारण केरल में पर्याप्त कृषि होती है। दूसरी ओर अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट पर विचार किया जाए तो यहाँ की वर्षा की वजह से यहाँ खेती कृषि क्षेत्र बहुत उपजाऊ है और यहाँ खेती पर्याप्त मात्रा में होती है और धान की फसल यहाँ पर अधिकतर होती है तथा पनबिजली का उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। पनबिजली योजनाएं हैं जो पानी से बिजली बनाने वाली योजनाएं हैं, उनका काम यहाँ बहुतायत में होता है और पनबिजली निर्माण के कई प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं।
उत्सव। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से। केरल में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जो सामाजिक मेल मिलाप और आदान प्रदान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओणम केरल का राज्योत्सव है। ओणम जो बहुत प्रसिद्ध है, जो केरल राज्य का उत्सव है, केरल राज्योत्सव है, यानी केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख हिंदू त्यौहार हैं विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि। ये हिंदू लोग इन त्योहारों को, हिंदू जो रहते हैं वो इन्हें मनाते हैं, विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि। मुसलमान अपने त्यौहार मनाते हैं यहाँ पर रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद-ए-शरीफ आदि मनाते हैं, यानी और भी हैं, और भी त्यौहार मनाते हैं। और तो ईसाई लोग भी अपने त्यौहार मनाते हैं, क्रिसमस, ईस्टर आदि। आज भी महत्व दिया जाता है। केरल के क्रीड़ा जगत के क्षेत्र में लोक क्रीड़ाएं, आयोधन कलाएं, आधुनिक क्रीड़ाएं सब एक साथ विद्यमान हैं। कलरीपट्टुम केरल की प्रांतीय आयोधन कला है। पहले केरली गांवों में खेल कूद को विशिष्ट महत्व दिया जाता था, किंतु आधुनिक जीवन शैली तथा आधुनिक खेलों के चलते लोक क्रीड़ाएं लुप्त प्राय हो गई हैं। यानी आधुनिकीकरण के कारण जो आधुनिक खेल हैं उनकी वजह से वहाँ की जो पुरानी क्रीड़ाएं थीं, लोक क्रीड़ाएं थीं, वो लगभग समाप्त हो गई, गायब हो गई। लेकिन देशी मनोरंजन, नौका विहार को आज महत्व दिया। देशी मनोरंजन है, अपने राज्य का मनोरंजन है, नौका विहार, उसको आज भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स इत्यादि आधुनिक खेलकूदों में केरल भारत पर प्रभुता है। यानी केरल का महत्वपूर्ण स्थान है वॉलीबॉल में भी, फुटबॉल में भी, एथलेटिक्स इत्यादि आधुनिक खेलों में भी केरल की भारत पर प्रभुता है। यानी केरल का महत्वपूर्ण स्थान है, केरल मुख्य स्थान रखता है। भारत की सबसे बड़ी धावक जो रेसलर थी पीटी उषा, वो इसी राज्य से जन्म करती है। पीटी उषा केरल की सुपुत्री है। यानी भारत की सबसे बड़ी धावक कहाँ से संबंध रखती हैं, तो भारत की सबसे बड़ी धावक पीटी उषा केरल राज्य से संबंध रखती है, केरल की सुपुत्री है। केरल के प्रमुख दर्शनीय स्थल। केरल प्रांत पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है, इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें प्रमुख है पर्वतीय तराई क्षेत्र, समुद्री तटीय मैदान, अरण्य क्षेत्र यानी जंगल वाले क्षेत्र भी हैं, तीर्थाटन के प्रमुख केंद्र हैं, यानी लोग यहाँ घूम सकते हैं। यानी स्थानों पर देश विदेश से असंख्य पर्यटक भ्रमण आते हैं। देश और विदेशों से असंख्य की संख्या में घूमने के लिए हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं, भ्रमण करते हैं, भ्रमणार्थ आते हैं। मुन्नार, नेल्यापत, पौनमोटी आदि पर्वतीय क्षेत्र, कोवलम, वर्कला, चिराय आदि समुद्र तट, पेरियार, इरविकुलम आदि वन्य पशु केंद्र, कोल्लम, अलपुष्पा, कोट्यम, एड़ाकुलम आदि झील प्रधान क्षेत्र पर्यटकों के लिए अत्यधिक आकर्षण का केंद्र है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का भी पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। कोवलम को भारत के सबसे सुंदर समुद्र तटीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। कोवलम जो स्थान है उसको समुद्र तटीय क्षेत्रों में से भ्रमण की दृष्टि से एक प्रमुख स्थान है। यह राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है। लाइट हाउस, बीच, इवनिंग बीच और समुद्र बीच साथ साथ हैं, तीनों साथ साथ में। चूंकि इन बीच समुद्र तटीय क्षेत्रों पर गहराई एकदम नहीं है, यानी एकदम गहराई नहीं है, समुद्र के किनारे पर आप जाएंगे तो ज़्यादा गहरा नहीं है, एकदम से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा गहरा नहीं है। लिहाजा गार्ड की निगरानी, पानी के अंदर अटके ध्यान करने की बेहतरीन जगह है।
गार्ड की निगरानी में, और गार्ड को पता है कहाँ से कहाँ तक का एरिया, कितना सुरक्षित एरिया है, कहाँ पर व्यक्ति सही तरह से पानी के अंदर अटकेलियाँ कर सकता है, खेल सकता है। तो गार्ड की निगरानी में उस एरिया में आप अच्छी तरह से अटकेलियाँ कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वहाँ का आनंद ले सकते हैं, वहाँ की फिजाओं का आनंद ले सकते हैं। कोवलम में 5 सितारा होटलों से लेकर सामान श्रेणी के अच्छे होटल, कोवलम में 5 स्टार होटलों से लेकर के अन्य कैटेगरी के भी जो होटल हैं वो बहुत अच्छी उत्तम किस्म के हैं। कोवलम में रहते हुए त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर को घूमने जा सकते हैं। कोवलम में रहते हुए आप त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम शहर को घूमने के लिए जा सकते हैं, यहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बैक वाटर्स, केरल में बैक वाटर्स यानी समुद्र का वह पानी जो लौट कर जमीन की तरफ आ जाता है। बैक वाटर्स कहते हैं समुद्र का वह पानी जो लौट कर जमीन की तरफ आ जाता है, उसे बैक वाटर्स कहते हैं। क्वेश्चन है, बैक वाटर्स किसे कहते हैं? समुद्र का वह पानी जो लौट कर जमीन की तरफ आता है, उसे बैक वाटर्स कहते हैं। देखने लायक हरे भरे धान के खेतों के बीच ऊंचे नारियल के पेड़ और साथ ही बैक वाटर्स। यहाँ कुल मिलाकर करीब 900 किलोमीटर का बैक वाटर्स नेटवर्क है। 900 किलोमीटर के एरिया में बैक वाटर्स है। अल्पुसा, अलेप्पी, कोट्यम व कोच्चि बैक वाटर्स के प्रमुख केंद्र हैं। अलेप्पी तो सबसे खास है। मीलों लंबे फैले बैक वाटर्स में एक से बढ़कर एक हाउस बोट है, जिनमें 5 सितारा होटलों की भी सुविधाएं हैं, यानी 5 स्टार होटलों की भी सुविधाएं हैं। बांस से बनी इन हाउस बोट्स में परिवार से अधिक रात गुजारी जा सकती है। और बांस से बनी जो हाउस बोट है उसमें अगर आप घूमने के इरादे से जा रहे हैं तो एक रात आप वहाँ पर बिता सकते हैं, और वहाँ का खाना पीना नाश्ता सब कुछ आपको मिलेगा। उसका जो किराया होगा वो लगभग 300 रुपये। नहीं रहना है तो 1 घंटे के 300 रुपये देकर फेरी भी की जा सकती है। कोच्चि, अरब सागर के तट पर कोच्चि एर्णाकुलम बसा है। यह केरल का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र है, यानी व्यापारिक केंद्र है। यहाँ से आप अपनी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, कोई वस्तु ला सकते हैं, कोई भी उस बंदरगाह पर उसे उतार सकते हैं, ले जा सकते हैं। ये सब व्यावसायिक केंद्र है। और विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। कोच्चि के लिए अलेप्पी से कार के द्वारा जाया जा सकता है। बाकी देश से भी यह जगह रेल व हवाई सेवा से सीधे जुड़ी है, यानी बाकी देश के लिए भी पूरे देश से कहीं से भी यहाँ तक चाहे ट्रेन से जाओ चाहे आप सीधे एरोप्लेन से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। पुर्तगालियों ने फोर्ट कोच गांव को बसाया था। पुर्तगालियों ने जब आक्रमण किया इंडिया पर, उस टाइम पर फोर्ट कोच्चि गांव को बसाया था। हार्बर हाउस और कई अन्य जगहों को मोटर बोट से देख सकते हैं। डॉल्फिन यहाँ घूमती रहती है। यहाँ डच पैलेस भी देखने लायक है। डच पैलेस पुर्तगालियों ने बनवाया था, वो भी बहुत देखने लायक जगह है, जिसे पुर्तगालियों ने 1557 ईस्वी बनाकर केरल के राजा को सौंपा था। पुर्तगालियों ने 1557 ईस्वी में केरल के राजा को सौंपा था। आयुर्वेदिक वसा, कोवलम की दिलचस्प फिजाओं में स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज से मतलब है एक काम करने के लिए गए और दूसरा काम स्वयं ही हो गया। किसी एक कार्य के साथ दूसरा कार्य स्वयं हो जाना एक पंथ दो काज कहा जाता है। ये वहाँ पर है। तो क्या होता है फिर आगे? कोवलम की दिलचस्प फिजाओं में स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त किया जाता है, एक पंथ दो काज। कोवलम में आयुर्वेद पद्धति से मसाज काफी प्रसिद्ध है, लेकिन मसाज के लिए केवल उन्हीं सेंटर पर जाना चाहिए, यानी यहाँ हिदायत दी जा रही है मसाज के लिए हमें उन्हीं सेंटर पर जाना चाहिए, उन्हीं केंद्रों पर जाना चाहिए जिन केंद्रों पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए हैं या मान्यता प्राप्त हैं, उन्हीं पर भी जाना चाहिए। दरअसल यहाँ पर नारियल के तेल में विभिन्न जड़ी बूटियों को मिलाकर शरीर की मालिश की जाती है। यहाँ पर नारियल के तेल में विभिन्न जड़ी बूटियाँ मिलाकर मालिश की जाती है। खासकर हड्डियों से संबंधित रोगों के लिए बढ़िया उपचार है।
खासकर जो हड्डी रोग से पीड़ित मनुष्य हैं, हड्डी रोग से पीड़ित मनुष्यों के लिए ये मसाज एक अच्छा और कारगर तरीका है। मसाज करवा सकते हैं आप और मसाज करवा के आप अपने शरीर का स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मसाज के लिए दवाओं के हिसाब से कीमतें तय हैं, दवाओं के हिसाब से कीमतें तय हैं, जिसमें 300 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये प्रति घंटा तक लिए जाते हैं। यानी 300 रुपये से लेकर के आप 5,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पैसा वसूल किया जाता है। खान पान केरल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था है। जो शाकाहारी साग सब्जी पर खाने वाले लोग हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, तो शाकाहारी लोग भी अपनी पसंद का खाना चुन सकते हैं और मांसाहारी लोग भी अपने भोजन को तय कर सकते हैं उन्हें अपने भोजन में क्या क्या लेना है। सी फूड के शौकीन अपनी पसंद का हर किस्म का पकवान ले सकते हैं। मछलियों से लेकर प्रॉन और अन्य किस्म का समुद्री स्वाद यहाँ मिलता है। मछलियों से लेकर प्रॉन तक का अन्य समुद्री स्वाद बहुत उपयुक्त और अच्छा मिलता है। जबकि शाकाहारी को साउथ इंडियन थाली में हर सब्जी मिलती है, मगर नारियल वाली हर सब्जी मिलती है, लेकिन उसमें नारियल जरूर होगा, नारियल युक्त होगी वो सब्जी। किसी न किसी तरह से उसमें नारियल का चाहे तेल हो चाहे उसकी गिरी हो कुछ भी हो जरूर होगा। डोसा इडली और उत्तपम का तो स्वाद ही निराला है। डोसा इडली और उत्तपम तो प्रमुख भोजन है, ये जरूर मिलेंगे आपको। केला भी यहाँ विभिन्न किस्मों का मिलता है, तरह तरह का केला है। केला की विभिन्न किस्में यहाँ विभिन्न पैदावार होती हैं, तो इनमें भी इनका भी स्वाद अलग है और एक से बढ़कर एक गुणकारी। खासकर यहाँ का जो लाल केला है वो उत्तर भारत में कहीं भी प्राप्त नहीं होता। पीने के लिए नारियल पानी की बात ही अलग है और नारियल पानी की तो वहाँ बहुतायत है, तो पीने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप नारियल पानी ले सकते हैं, खरीद कर। केरल में सिर्फ खान पान ही सस्ता नहीं है, बल्कि यहाँ से बढ़िया खरीदारी भी की जा सकती है। केरल में केवल खान पान ही नहीं, आप खरीदने के लिए बहुत सारी वस्तुएं जो आपको चाहिए वो आसानी से खरीद कर सकते हैं। यहाँ सबसे बढ़िया काजू 350 रुपये किलो से महंगा नहीं है, जो हमारे यहाँ मार्केट में लगभग 800, 900, 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से काजू मिलता है, बल्कि वहाँ सबसे बढ़िया उत्तम कैटेगरी का जो उत्तम श्रेणी का जो काजू है वो लगभग 350 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। केरल मसालों का भी बढ़िया केंद्र है। दालचीनी व इलायची काफ़ी सस्ती और उत्तम किस्म की है। दालचीनी और इलायची या उत्तम किस्म की श्रेष्ठ कैटेगरी की श्रेष्ठ श्रेणी की मिल जाती है। बाकी मसाले भी बढ़िया किस्म के व सस्ते हैं। साड़ियों की तो यहाँ भरमार है। सिल्क व कॉटन की हर किस्म की साड़ियाँ मिलती है। सिल्क और कॉटन की हर किस्म की साड़ियाँ उपलब्ध है। इन साड़ियों की कीमत उत्तरी भारत के बाजारों से काफ़ी कम है। उत्तरी भारत में जो ये महंगाई है, लेकिन यहाँ काफ़ी सस्ती और अच्छी किस्म की साड़ी मिल जाती है। यूँ तो पूरे साल केरल जाया जा सकता है। यहाँ तापमान में थोड़ा सा ही फेरबदल होता है। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर जो तापमान है 24 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, बस उमस थोड़ी ज़्यादा होती है। सर्दियों में 22 से 32 डिग्री के बीच रहता है और बरसात में 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। त्रिवेंद्रम के लिए देश के हर प्रमुख शहर से रेल सेवा है। हवाई जहाज से भी जाना ज़्यादा खर्चीला नहीं है, यानी आसानी से आप कम खर्च में ही त्रिवेंद्रम पहुँच सकते हैं। थैंक्स।